आप तुलना करेंगे भारतवर्ष में, एक भारतवर्ष में एक अभिनवता है, एक नया चीज़ है, ये क्या है? बाकी देश में कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा है सकल घरेलू उत्पाद, ये जब कम होते जा रहे हैं, जितने लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं अपना जीविका, वो भी कम हो जाता है। मगर भारतवर्ष में नहीं हुए हैं। आज हमारे देश में जो 125 करोड़ लोग हैं, हमारे देश की आबादी जो है, लोक संख्या है, जनसंख्या है, आधा के आसपास लोग, इनका जीविका कृषि क्षेत्र के ऊपर है। सबके पास ज़मीन नहीं है, मगर कृषि क्षेत्र के ऊपर निर्भर करते हैं। सिर्फ 17% है सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा, मगर आधा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर निर्भर करते हैं। फिर एक और कारण मैं दिखाना चाहता हूँ, क्यों ये भूमि अधिग्रहण का जो कानून बदलने का बात है, क्यों इतना विवादित विषय हो गया। तो जब दिसंबर 2013 में नया कानून आया, और मैंने जैसे पहले बताया, सारे राजनीतिक दल मान लिया था कि हाँ, ये कानून में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने लाया भी। इसके पास 12 महीना समय था, और ऐसा 12 कानून को बदलने में क्या ज़रूरत था? क्योंकि ऐसे 11 या 12 नया कानून है रेल बनाने के लिए, जो डिफेंस बनाने के लिए, डिफेंस का जो इस्टेब्लिश है, जो सेना का जो कार्यक्रम होता है, या कोई परमाणु ऊर्जा के लिए बनाना है, कई सिंचाई का कनाल बनाने के लिए, वो भी ये कानून के साथ अलाइनमेंट लाना बहुत ज़रूरी था। तो 30 दिसंबर 2014 हमारा राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन में नया साल का मुबारक देने के पहले वो अध्यादेश में अपना दस्तखत कर दिया। वहीं से विवाद शुरू हो गया। सरकार कह रहे थे उसका कुछ महीना पहले सारे राज्य का प्रतिनिधि को बुलाया, पहले मुख्यमंत्री को बुलाए थे, फिर सरकारी जो सरकारी अफसर को बुलाया, और सब लोग मान गया कि हाँ, ये कानून में कुछ बदलाव आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसान से ज़मीन लेके, भूमि लेके अगर ये कारखाना बनाने चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो गया काम। क्योंकि हाँ, कारखाना का ज़रूरत है, हमारा युवाओं को नौकरी कहाँ से मिलेगा, नहीं तो अच्छे दिन कहाँ से आएंगे अगर नौकरी हम नहीं दे पाएंगे, अगर लोग निवेश नहीं करेंगे तो नौकरी कहाँ से आएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा समस्या बन गया, और सब लोग कहेंगे कि हाँ, बहुत समय लगता है। आप ज़मीन देखिए, फिर एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए, कोई गैर सरकारी संस्था के साथ इसको बोलिए, इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है, नुकसान किसको मिल रहा है। अतुल जी जैसे लोगों को ले आएंगे, बोला अरे यार, ये लोग क्या है, ये देश की मदद नहीं करने चाहते हैं, देश का नुकसान में काम करते हैं, देशद्रोही है। मेरे को भी देशद्रोही बना दिया, क्योंकि मेरा ग्रीन पीस के साथ एक संपर्क है, तो मैं भी देशद्रोही हूँ। आई एम एंटी नेशनल, मगर आई एम प्रो पीपल। तो ये आप बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं जनहित में भी काम करना चाहता हूँ। तो ये जब कानून बदलने का कोशिश किया, वहाँ ज़बरदस्त चिल्ला चिल्ली शुरू हो गया, और सबको मालूम था कि हाँ, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, मगर राज्यसभा में नहीं है। ये सबको मालूम है, ये मोदी जी को भी मालूम है, अरुण जेटली जी को भी मालूम है, अमित शाह जी को मालूम है, सबको मालूम है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? चिल्ला चिल्ली शुरू हो गया। और सबसे आश्चर्य बात ये है कि ये सिर्फ विरोधी दल चिल्ला चिल्ली शुरू नहीं किया, ये सिर्फ वो राहुल बाबा ने भी चिल्ला चिल्ली नहीं शुरू किया, सूट बूट का सरकार। भैया, अपने अंदर जो एनडीए गठबंधन का जो सहयोगी दल है वो भी शुरू कर दिया। श्रोमणी अकाली दल बोला कि हमें नहीं चाहिए, महाराष्ट्र में शिवसेना बोला हमें नहीं चाहिए, हमसे बात नहीं करके आप कानून बदलने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो गया कि 2 साल, 1-1.5 साल के अंदर ये क्या पूरा माहौल बदल गया कि हमारे साथ आप बात नहीं कर रहे।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ एनडीए में सहयोगी दल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो संघ परिवार के अंदर भी कुछ संस्थाएं हैं, वो भी इसका विरोध किया। इसमें है भारतीय किसान संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ। इन्होंने भी बोला क्या कर रहे हैं अब सरकार, सूखा चल रहा है, बारिश नहीं हुआ, इस समय आप किसान का भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, मोदी जी आपका सरकार 1 साल भी नहीं हुआ, आप ये क्या क्या कर रहे हैं। तो फिर चिल्लाचिल्ली हो गया। फिर लोकसभा में मार्च महीना में कानून में कुछ बदलाव लाया, क्योंकि इनका कहना यह था कि अगर सरकार अगर ज़मीन अधिग्रहण करेंगे तो एक निजी संस्था को अस्पताल बनाने के लिए या शिक्षा संस्था बनाने के लिए अनुमति देना चाहिए। फिर लोग बोला कि हमें क्या मिलेगा, हमारा ज़मीन तो हम दे रहे, मगर हमारा बच्चा वो स्कूल में जा पाएंगे, हमारा बीबी का इलाज के लिए वो अस्पताल में जा पाएंगे ना, इतना पैसा देना पड़ेगा कि नहीं जा पाएंगे। तो ये इसके विषय के ऊपर विवाद शुरू हो गया। तो सरकार कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपको अच्छा मुआवजा मिलेगा, हम 4 गुना तक देने के लिए तैयार है। मगर जो असलियत है, जो वास्तव, वो क्या है? आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सब लोग जानते हैं, मोदी जी को भी मालूम है, अरुण जेटली जी को भी मालूम है, गडकरी जी को भी मालूम है, अमित शाह जी को मालूम है, आप जब ज़मीन बेचते हैं और ख़रीदते हैं, इसमें कितना सफ़ेद पैसा है और कितना काला धन है। अगर समझ लीजिए एक ज़मीन का कीमत है 100, आप जब कागज़ में ये पंजीकरण हो रहे हैं, आप दिखाएंगे 25। क्यों? आप स्टैम्प ड्यूटी देने चाहते हैं, साफ बात है, आप स्टैम्प ड्यूटी नहीं देने चाहते हैं। आपके साथ वो पटवारी भी है, सरकारी ऑफिसर भी है, वो भी बोल रहे हैं हमें भी दे दीजिए कुछ, किसी को चाय पानी के लिए मदद चाहिए, किसी को बीवी बच्चे को सिंगापुर घुमाने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए, तो सबको तो चाहिए पैसा, और वो विदेश से तो पैसा नहीं आ रहे, किसी को मालूम नहीं है वो कहाँ था वो पैसा। हर गरीब परिवार का तो 15 लाख रुपए नहीं आ रहे। तो बात है, अगर 100 रुपये का चीज़ आप कागज में दिखा रहे 25, तो अगर 4 गुना भी आपको मुआवजा मिल जाता है, कंपनसेशन मिल जाता है, वही 100 का तो वही 100 पे रख गया, तो फायदा नहीं हुआ। तो मोदी जी ने एक सांसदीय समिति गठन किया, वहाँ पे आलूवालिया जी का नेतृत्व में, वहाँ पे भी ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। लोग कह रहे हैं इसमें कोई कारण नहीं है। तो संक्षिप्त में बात ये है कि 8 महीना के बाद चिल्ला चिल्ली के बाद सरकार को मानना पड़ा कि ये कानून हम इस तरीक़ा से नहीं बदल पाएंगे। राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, कब होगा ये अलग बात है। ये बिहार का चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद देखा जाएगा कितने आएंगे कि नहीं आएंगे। और ये भी बीच में क्या हुआ आप जानते हैं, जंतर मंतर में एक किसान सबके सामने आत्महत्या किया, और मोदी जी का जो सूट था उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो भी आ गया सबके सामने। तो मोदी जी भी सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो एक सूरत का बहुत जाने माने जो हीरे का धंधा में हीरे का कारोबार है, वो नीलाम में 4.5 ने 4.30 करोड़ रुपया में वो कमीज़ उनका खरीद लिया।
ये गंगा साफ करने के लिए चला गया। अलग बात है कि ये भाई साहब का एक संस्था है, उसको सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ एक संस्था के लिए ज़मीन भी मिल गया, मगर वो अलग बात है, वो हम इसमें नहीं जोड़ना चाहते हैं। आप ट्रिब्यून में पढ़, लिखित रूप में है, भाई साहब का नाम है, कैसा मिला, क्यों मिला, ये सब है। मगर ये सब करने का क्या ज़रूरत था? क्योंकि आप चाहेंगे कि हमारे बड़े बड़े जो पूंजीपति है, जो निजी संस्थाएं, इनको हम मदद करने चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, हम कारोबार करने का आसान कर रहे हैं आपका काम। कैसा कर रहे हैं कि आपको भूमि चाहिए, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको भूमि नहीं मिलेगा तो कारखाना नहीं आएगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज नहीं आएगा, बड़ा बड़ा प्लांट नहीं आएगा। अब बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज नहीं आएंगे तो हमारे युवाओं को नौकरी कहाँ से मिलेगा? तो मोदी जी नहीं कर पाया। आज मोदी जी ने 18 देश घूम के आए हैं पिछले साल में। 56 दिन पिछले साल में, जिसके 56 इंच छाती हैं, उन्होंने 56 दिन विदेश घूम के आए हैं और भी दोबारा जा रहे हैं और लोग से बोल रहे हैं कि निवेश करो भारतवर्ष में। मगर दुख की बात यह है कि हमारे देश का जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो ही निवेश नहीं कर रहे हैं। हम विदेश के लोग को बोल रहे हैं आइए निवेश कीजिए। हमारे देश के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने का मालिक है, वो खुद निवेश करने नहीं चाह रहे। क्यों? वो बोल रहे हैं हमारे बुनियादी ढांचा नहीं है, हमारा सड़क खराब है, टूटा हुआ है, यहाँ पे बिजली आता रहता जाता रहता, पानी नहीं मिलता। ठीक है, हम सब मान लिया, मगर आप पीपीपी के नाम में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम में कितने दिन चलाएंगे? कि सारे जो फायदा मिलेगा कोई निजी संस्था को और सारे नुकसान मिलेगा सरकार को। ये सचमुच आप आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। तो देखिए, पूरा अफ्रीका में जो हुआ, जो दक्षिण अमेरिका में जो हुआ, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संपद है, ये वहाँ के लोग के लिए फायदा तो नहीं मिला, एक तरह से अभिशाप हो गया। कर्स दैट मदर नेचर हमें तो फायदा कुछ नहीं दे पाया, हमें अभिशाप दिया, क्योंकि हमारा ज़मीन के नीचे कोयला है, क्योंकि हमारा ज़मीन के ऊपर जंगल है। तो ये हमारे लिए एक अभिशाप हो गया। तो इस स्थिति में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। हर नागरिक को, हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए कि इस तरीक़ा से अगर आप इकट्ठा नहीं मिलके, आपका आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप इसका विरोध नहीं करेंगे, तो जैसे हुआ पिछले कुछ दशकों में दोबारा होगा। आप ही का संपत्ति, आप ही का संसाधन, आपका बेटा बेटी का संपत्ति, आपका पोता पोती का संपत्ति कुछ लोगों लूट करके ले जाएंगे। इसको लूट करना, आप इनको रोक दीजिए, आप इकट्ठा हो जाइए, आप विरोध कीजिए, आपका आवाज़ उठाइए, एक साथ मिलके काम कीजिए। सामने आपका यही रास्ता है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद गुहा जी। बचपन में हमने कहानी सुनी थी अली बाबा और 40 चोर। उनकी गुफा खोलने के लिए खुलजा सिमसिम कहा जाता था। या गुहा साहेबांनी जेव्हा आपली गुहा उघडली तेव्हा आतली एकंदर सगळी संपत्ती बघून अचंबित व्हायला होत आहे। नक्कीच याच्यावर आपण सगळेजण गंभीरपणे विचार करणारच आहोत। सुरुवातीला गुहाजींनी सांगितल्याप्रमाणे या संदर्भात कोणाला जर काही प्रश्न असतील तर त्यांचं नक्की स्वागत आहे। त्याचबरोबर अप्रतिम अशा त्यांच्या काही पुस्तकांची आणि सीडीजची बाहेर विक्रीसाठी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, जी आपण शॉर्ट फिल्म पाहिलीत ती, आणि त्यासोबत अजूनही काही चांगल्या अशा त्यांच्या कलाकृती बाहेर आपल्यासाठी उपलब्ध आहेत, ज्या सहजासहजी तुम्हाला कुठेही इतर ठिकाणी मिळणार नाहीत। त्यांना मुद्दामून आग्रह केला आणि त्यांनी आपली पुस्तकं आणि सीडी सोबत आणलेले आहेत। ते अतिशय
अल्प अशा प्रती त्यांच्या उपलब्ध आहेत, तर ज्यांना कोणाला त्याचा लाभ घ्यायचा आहे अवश्य आपण बाहेर पडताना त्या आपण घेऊ शकता. या संदर्भात विषयाच्या संदर्भात जर कोणाचे काही प्रश्न असतील तर स्वागत आहे. गोवा जी नमस्कार. मेरा ये सवाल है, आपने इन सब चीज़ों का एक आम आदमी के तौर पर किस तरह से विरोध करना चाहिए, ये थोड़ा आप हमें यानी जानकारी दीजिए. जैसा कि पिछले गवर्नमेंट का कोयला घोटाला आया तो लोगों ने मत प्रदर्शित करके विरोध जता दिया और नई सरकार आई. उसी तरह अब जैसा हवा का एक विषय है, हवा से जैसा गैस का रिलेशन है, अब ये सब चीज़ें बहुत हाई लेवल से चलने वाली है, जहाँ पर ये आम जनता कोई पहुँच भी नहीं सकती और ये सब विषय यानी समझना भी काफ़ी मुश्किल है. तो ऐसे इसमें विरोध की भूमिका कैसे निभाई जाए, ये थोड़ा आप निश्चित तौर से मार्गदर्शन करें. मैं पहला बात जो कहना चाहता हूँ, देखिए, ये आम लोगों में जागरूकता कैसे आता है? शिक्षा से आता है. आप कह रहे ये समझना मुश्किल है, मैं मान लिया, मगर जो भी मुश्किल है समझने का तो कोशिश आप पहले कीजिए. समझने के बाद और दूसरे लोगों को समझाइए. बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, ऐसे विशेषज्ञ हैं जो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे. सरल भाषा में आपको नहीं समझाएंगे, आपको और जटिल बना देंगे. मगर ऐसे भी लोग हैं जो वैज्ञानिक है, जो सरकारी अफसर है, जो आपको सरल भाषा में ये आपको जो समझना है वो आपको समझा देंगे. ये पहला बात है. तो मैं मान लिया आपके बात कि ये विषय जटिल है, फिर भी आपके हित में आपको समझना बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात जो है, आप जो कहा बिल्कुल ठीक क्या कहा कि कहाँ पे ये सब सिद्धांत लोग लेते हैं, कौन सा समिति है, दिल्ली में कहाँ है या मुंबई में कहाँ है या नागपुर में कहाँ है, आप लोग को मालूम नहीं है. तो इसको मालूम करना बहुत ज़रूरी है. आज आपके सामने एक दो नया हथियार आ गए हैं. एक है सूचना का अधिकार, इसका आप इस्तेमाल कीजिए. दूसरी है कि देखिए, हमारे देश में अभी भी सब लोग भ्रष्ट नहीं है. अब 100 पुलिस हवलदार में एक पुलिस हवलदार मिलेगा जो आज भी एक पैसा घूस नहीं लेंगे. आप सरकारी ऑफिसर में जाइए, 100 ऑफिसर के अंदर आपको 2 नहीं तो 4 नहीं तो 10 ऑफिसर मिलेगा जो जनहित में काम करने के लिए तैयार है. हर राजनीतिक दल में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएगा. लोक माध्यम के बात आपने किया, मीडिया, हम जानते हैं हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र पैसे खाते हैं. आप जो अखबार में पढ़ते हैं, जो टीवी के छोटे पर्दे में देखते हैं, ये सचमुच विज्ञापन है या खबर है, आपको कभी मालूम नहीं पड़ता. कौन कितना पैसा दिया किसको, ये भी वास्तव है, ये भी फैक्ट है. मगर आप भूलिए मत कि ये आपका संपत्ति है, आपका बेटा का संपत्ति है, और आपका बेटा का जो जन्म नहीं हुआ पोता का भी संपत्ति ये है. आप इसमें अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कौन लेगा? तो पहला बात है, अपने आप को आप जागरूक कीजिए, अपने आप सीखिए, दूसरे को सिखाइए. दूसरी है, आपके साथ जो हथियार है इसका इस्तेमाल कीजिए. नया जो हथियार मिला ये इस्तेमाल कीजिए. ज़रूरत होता है तो अदालत में जाइए और संगठन बनाइए, क्योंकि और कोई भाषा इन लोग समझते नहीं है. इनका भी ताकत है, इनका भी संगठन है, तो आपका भी संगठन बनाना ज़रूरी है. और मैं समझता हूँ और कोई रास्ता नहीं है, और युवाओं को सिखाना और भी बहुत ज़रूरी है. वो आपसे जल्दी सीख लेंगे. आपका बेटा, मेरा बेटा हमसे जल्दी, हमसे समझदार है. दूसरी बात है कि जो हमारे देश में जो अनपढ़ है, अभी भी लोग, बहुत सारे लोग अनपढ़ है, बहुत सारे लोग अशिक्षित, वो उनका साक्षरता नहीं है, इलिटरेट है. वो बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं. मगर ये भूलिए मत,
इन लोग भी समझदार है। आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा इनको समझने के लिए, इनको समझाने के लिए, मगर आप कोशिश कीजिए। मैं समझता हूँ ये जो आप काम कर रहे हैं, ये अपने हित के लिए आप काम कर रहे हैं, पूरा समाज के हित में आप काम कर रहे हैं। आपका जो भविष्य में जो आपका बेटा बेटी और उनके जो बेटा बेटी है, उनके हित में आपको काम करना। रास्ता देखिए आसान नहीं है, मगर ये रास्ता में आपको चलना पड़ेगा। जो ये रास्ता, सीधा रास्ता में चलना आसान नहीं है। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो लोग आज घूस लेने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके मित्र उनको कहते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं क्योंकि आप घूस नहीं लेते हैं, मेरे तरह हो जाओ, हम भी घूम के आएंगे देश विदेश। दुख की बात है ये, मगर इसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है कि जो आज भ्रष्ट है उसके ऊपर लोग उसको एडमायर करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। माइक गुहा जी माइक दे, आपने अभी बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किया है, लेकिन देशद्रोह का गुनाह मेरे ऊपर करिए ऐसा आपने अपने संभाषण में किया। लेकिन अभी बहुत सारे राज्यकर्ताओं के ऊपर अपने टिप्पणी की, इसके ऊपर जो राज्य घटना में नमूद है, केंद्र और राज्य सरकारों ने जो शासित पारित किया है, हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, मैं भी एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन इसके बारे में देशद्रोह गुनाह, इसके बारे में हमको संबोधित कीजिए। मुझे समझ में नहीं आया। मुझे भी समझ में नहीं आया आपका सवाल। देशद्रोह की जो बात कर रहे थे। हाँ, देखिए आज क्यों कुछ लोगों को देशद्रोही बना दिया ये सरकार ने। आईबी का रिपोर्ट में मेरा भी नाम है। देखिए जो भी आज देश के हित में काम करते हैं और जो क्षमता में है, बड़े बड़े राजनेता जो है, इनका खिलाफ कुछ कहा या काम करा, कुछ कार्रवाई लिया, इन लोग आज देशद्रोही बन जाते हैं। दुख की बात है। आप कहिए कि आप जितना मर्जी हमें बोलो, मैं देशद्रोही हूँ, मगर मैं जनहित में काम करना हूँ, तो आई एम एंटी नेशनल बट आई एम प्रो पीपल, ये कह दीजिए आप। जमीन अधिग्रहण बिगर करते हुए आपकी विकास नीति कैसी होनी चाहिए? विकास की नीति, अल्टरनेटिव प्लान आपका क्या है? जमीन अधिग्रहण ना करके मैं समझता हूँ ज़मीन अधिग्रहण करना ज़रूरी है, मगर जो इन्होंने कहा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? आप जब ज़मीन खरीद रहे हैं, किसको फ़ायदा और किसको नुकसान, किसको कंपनसेशन और किसको फ़ायदा मिल रहा है? आप बोलिए कि मेरा बेटी को भी नौकरी मिलेगा, ये जो कारखाना बनाएंगे आप हमें कुछ शेयर देंगे, हमारा बेटा बेटी को नौकरी मिलेगा, हमें ठीक तरह से मुआवजा मिलेगा, नहीं कि सिर्फ एक ही बार हमें पैसा देके आप चाहेंगे निकल जाओ यहाँ से। तो एक तरह से इसमें एक संतुलन लाना बहुत ज़रूरी है। आप एक कीमती चीज़ ले रहे हैं किसी से, आप किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से जिसका ज़मीन आप ले रहे हैं इनको फ़ायदा मिलेगा, ये आप साफ साफ बता दीजिए। एक बार आप पारदर्शिता से ये करेंगे, एक तरह से सबको ये नीलाम में आप पार्टिसिपेट करने देंगे, जो जन सुनवाई का बात होता है ना, किस तरह से जन सुनवाई होते हैं आप जानते हैं, ठीक तरह से आप कीजिए। आप अगर सीधा रास्ता ठीक तरह से करिएगा तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आप ही के साथ जाएंगे, क्योंकि वो समझेंगे ये ज़रूरी है सबके हित में, समाज के हित में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसान का भूमि अधिग्रहण नहीं करना चाहिए,
मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे कारखाना आएगा वहाँ पे एकदम बंजारा ज़मीन या जिसमें कोई फसल नहीं हो ऐसा ज़मीन खरीदना चाहिए। ये संभव नहीं होगा। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जिसका ज़मीन आप अधिग्रहण कर रहे हैं, जिसका ज़मीन आप खरीद रहे हैं, किस तरह से आप खरीद रहे हैं, ये जो प्रोसेस है इसमें पारदर्शिता है कि नहीं, जिसका ज़मीन आप खरीद रहे हैं इसको कुछ इनका जो भी शिकायत है ये सुनने के लिए आप तैयार है कि नहीं, ये जो समिति आप गठन करेंगे इसका जो असर पड़ रहा है पूरा समाज के ऊपर, एक निष्पक्षता से इंडिपेंडेंटली स्वाधीन तरीका से इसका एक जांच कीजिए, उसके बाद आप जो करना है आप कीजिए। हाँ, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा मगर ये रास्ता में अगर चाहेंगे तो यही रास्ता आपका सस्टेनेबल होगा। मतलब जिस तरीके 8 महीना में इन्होंने समय नष्ट किया और फिर कानून नहीं बदल पाया और फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, बोला कि राज्य सरकार आप बनाइए कानून। तो ये 8 महीना पहले बनाने के लिए ये कहने के लिए क्या मुश्किल था। एक बार नहीं, आपने 3 बार ये अध्यादेश लागू किया, एक बार रीप्रोमुलगेट किया, दूसरे बार रीप्रोमुलगेट किया, चौथा बार जब मौका आया मोदी जी कहा कि नहीं हम नहीं कर रहे, उनको हार मानना पड़ा। तो मेरा कहना ये है कि भूमि अधिग्रहण का ज़रूरी है मगर जिस तरीका से आप करेंगे इसमें पारदर्शिता होना चाहिए और जनहित में आपको काम करना चाहिए। British government and independent government, Indian governments of course, the then governments of India of course, they have the same attitude of looting India. The natural resources I'm going to speak about of course. हाँ जी। And the time has come now whether to take the socialistic view or Marxist view. What is your opinion? देखिए, हम लोग के ऊपर जो शोषण किया था हमारा पिताजी का ज़माने में, उसका चमड़ा का रंग थोड़ा अलग था, वो सफ़ेद रंग था और हमारा रंग थोड़ा भूरा है, यही फ़र्क है ना। देखिए, क्या नीति होना चाहिए, कौन कम्युनिज्म में विश्वास करते हैं, कौन समाजवाद में विश्वास करते हैं, कौन पूंजीवाद में विश्वास करते हैं, या कौन हमारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यवस्था। दुख का बात यह देखिए, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम में हमारा प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सोचा था कि जो पूंजीवाद से सबसे अच्छे हिस्से हम लेंगे और समाजवाद या कम्युनिज्म से सबसे अच्छा हम हिस्से लेंगे और हमारे जो समाज है सारे दुनिया में जितने सारे अलग अलग देश में उनका अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे अच्छे हिस्से हम हमारे देश में लाएंगे। दुख का बात यह है हम पूरा देश के सबसे खराब जो हिस्सा था पूंजीवाद का, समाजवाद का, कम्युनिस्ट का, वही हमने लिया, अच्छी चीज़ नहीं लिया हमने। We adopted some of the worst practices, not the best practices. एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं बार बार लोगों को कहता है, ये सारे शब्द का मतलब आज बदल गया। कौन सचमुच कम्युनिज्म में विश्वास करते हैं या पूंजीवाद में विश्वास करते हैं? चीन देखिए, ऐसा देश, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अपने आप को आज भी कम्युनिस्ट बोलते हैं और बाकी लोग कहते हैं कि ये कम्युनिज्म है या पूंजीवाद है, ये कैपिटलिज्म है। 7 साल पहले आज के दिन की तरह, आज के 2 दिन पहले एक विश्वव्यापी एक आर्थिक संकट हुई थी। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में एकदम गिर गया, कोलैप्स हो गया था। एक विश्वव्यापी एक आर्थिक संकट का समय आया। वहाँ का अमेरिकी सरकार जनरल मोटर्स करके एक बहुत बड़ा एक कंपनी है, उसका शेयर उसको ऋण दे के पैसा डाल दिया, सरकार का पैसा, अमेरिकी नागरिक का पैसा उन्होंने दिया। सवाल उठा कि ये जनरल मोटर्स संस्था ये पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, ये निजी कंपनी है या सरकारी कंपनी है? स्कैंडिनेविया में 4 देश है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड।
यहाँ का सरकार उनके अपना जो सकल घरेलू उत्पाद है बहुत बड़ा एक हिस्सा है वो शिक्षा में, स्वास्थ्य के लिए, बुनियादी ढांचा के लिए, सड़क बनाने के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए खर्चा करते हैं। मगर अपने आप को तो सोशलिज्म या समाजवाद में नहीं बोलते हैं। हम तो समाजवादी नहीं हैं, हम सोशल डेमोक्रेट हैं। मेरा कहना यही है सिर्फ